अगर वेबसाइट बनाना या ई कॉमर्स साइट पे थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा, वो इस समय यूएस में सेटल्ड है या वो एक बहुत बड़े पैकेज पे है। सपोज करिए इन्फोसिस ने या XYZ किसी कंपनी ने 2000 एम्प्लॉयज़ को निकाला, तो अगर आप ये सर्वे करिए कि क्या 2000 एम्प्लॉयज़ खाली बैठे हैं। सेमेस्टर से ही आपको हैकर्स रैंक, लीड कोड और भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो पेपर है टेंशन ऑल यू नीड, उस पेपर ने बहुत कुछ किया। वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का बेस बना। इस लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स से ही इतने AI टूल्स निकल के आ रहे हैं। उनके लिए एडवाइजेबल ये है कि केवल CS के बच्चों के लिए नहीं, कि आप गेट की प्रिपरेशन जरूर करिए और गेट का एग्ज़ाम जरूर दीजिए। मैक्सिमम बच्चे करते क्या है, टेक्निकली साउंड होते हैं लेकिन गेट का फॉर्म ही नहीं भरते। कुछ जानना चाहते हैं अपने अर्लियर क्लासेस में, वो बच्चे अपने लाइफ में ग्रो करते हैं। वो पेपर आपके लिए ग्रोथ देने की कोशिश करें। और जो अब AI की मदद ले रहे हैं, वो आज के सिनेरियो में बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप गिटहब पे जाइए, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाइए। उन प्रोजेक्ट्स को जब काम करेंगे तो आपकी वो प्रोफाइल में दिखेगा, तो अपने आप ही कंपनी आपको एनरोल कर लेगी या ले लेगी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ राघवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं सिंपल टॉक विद बिग माइंडसेट। हमारा मोटिव है कि हम कॉम्प्लेक्स आइडिया को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके आप तक डिलीवर करें। तो आज हम जानने वाले हैं, क्या यूनिवर्सिटी और कॉलेज का सिलेबस आउटडेटेड हो चुका है? क्या AI और ChatGPT की वजह से फ्रेशर्स की जॉब ख़त्म होने वाली है? और क्या सच में 6 CGPA वाला स्टूडेंट 9 CGPA वाले स्टूडेंट को प्लेसमेंट में हरा सकता है? हम सब स्टूडेंट आपस में ये बातें करते रहते हैं, तो क्यों ना ये बातें उनसे पूछी जाएं जो इस सिस्टम के पार्ट हैं। तो आज हमारे बीच मौजूद हैं KIPM कॉलेज के CS डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट मिस्टर अनुराग सिंह सर। वेलकम टू दी पॉडकास्ट सर। पहला हमारा क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि आपकी बैचलर डिग्री से हम शुरुआत करते हैं सर। तो पहले आपके टाइम की इंजीनियरिंग में और अब की इंजीनियरिंग में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं? इंजीनियरिंग बेसिकली है तो वही, लेकिन आज के पार्ट में अगर स्टूडेंट्स के रेफरेंस से देखा जाए तो बेसिक डिफरेंस जो आजकल दिख रहा है वो है बुक्स का। मीन्स हम बुक्स लेके टहलते थे और बच्चे, आजकल के जो इनके बच्चे हैं वो सब कुछ मोबाइल फ़ोन पे ही है उनका। यस सर। और उससे एक पार्ट मिसिंग है। वो मिसिंग क्या है कि उनको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं मिल पा रही है। जैसे ChatGPT पे प्रॉम्प्ट डाला तो उस कंटेंट तक ही वो सीमित रह जा रहा है। Yes, तो एक पार्ट जो मिसिंग है, जो हमारे इंजीनियरिंग में और इस समय की इंजीनियरिंग में वो है, वो सबसे पहला पार्ट यही है कि बच्चे अब बुक्स पढ़ते ही नहीं हैं। जैसे सपोज करिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम कोई सब्जेक्ट है। Yes. ये सब्जेक्ट है, तो अभी बच्चों से पूछा जाए कि किस बुक से पढ़ते हो, तो 90% बच्चे बुक का नाम ही नहीं बता पाएंगे कि कौन सी स्टैंडर्ड बुक है ऑपरेटिंग सिस्टम की, कौन सी स्टैंडर्ड बुक है, राइटर कौन है। तो ये एक मिसिंग पार्ट है। इन बुक्स में ही कंटेंट है। हाँ, मीन्स ऑनलाइन जो कंटेंट है वो तो उसको फैब्रिकेट कर दिया गया है। तो वो एक बेसिक डिफरेंस है जो कि मिसिंग पार्ट है हमारे इंजीनियरिंग में, और आज जो इंजीनियरिंग चल रहा है, इस समय का सिनेरियो चल रहा है। ओके सर। और कोई अंतर डिफरेंसेस और सिलेबस को लेके? सिलेबस तो देखिए, सिलेबस का क्या है, सिलेबस तो विद टाइम कोर्स तो वही रहेगा। कोर तो हर चीज़ का वही रहने वाला है, चाहे वो किसी भी ब्रांच का रेलेवेंट ऑफ द टेक्नोलॉजीज आती हैं, चेंज होती रहती हैं, लेकिन कोर तो वही है। तो कोर जो, जैसे हम लोगों ने भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, अब भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं लोग, या जो कोर सब्जेक्ट्स हैं जैसे DSTL पढ़ रहा है या DBMS पढ़ रहे हैं, तो कोर तो वही है। बस कुछ एडिशनल बच्चे आजकल के ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। जैसे हम लोगों के समय क्या था, हम लोग के समय एक बेसिक डिफरेंस ये था कि हमको मेंटरशिप करने के लिए अपने सीनियर्स से कनेक्ट करने का ज़्यादा माध्यम नहीं था। आजकल बहुत माध्यम है कि लिंक्डइन से कनेक्ट हो सकते हैं, या आप समझ करिए कि बहुत से सोशल मीडिया साइट्स हैं, जैसे आप लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं तो यहाँ से भी कनेक्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या था कि हमारे पास केवल टीचर्स थे और उन टीचर्स की बातें थी। इंटरनेट की अवेलेबिलिटी उतनी नहीं थी भाई। हमारा मान लीजिए 2004 में मैंने बीटेक एनरोल किया, तो उस समय साइबर कैफेज में लोग नेट यूज़ करते थे। ऐसा तो नहीं था कि आपको डेटा मिल रहा है। सर उस टाइम पे 200 MB भी बहुत ज़्यादा बहुत प्रीशियस होता था। टेक्नोलॉजीज भी बहुत पीछे थी। तो हम लोगों की डिपेंडेंसी केवल और केवल टीचर्स तक थी, कॉलेज तक थी, लाइब्रेरी तक थी, या फिर कोई वर्कशॉप हुआ तो वो वर्कशॉप में हम लोग, जो सपोज करिए कोई वर्कशॉप हो रहा है तो उस वर्कशॉप को ऑनलाइन हम विजिट आज के सिनेरियो में कर सकते हैं। हमारे समय में वो पॉसिबल नहीं था, तो हमारे लिए कंटेंट वाइज एक्सप्लोर करना थोड़ा मुश्किल था। आज के समय में बच्चे एक्सप्लोर ज़्यादा ऑप्शंस भी और ज़्यादा कर भी रहे हैं। हम लोग के समय में उतना मतलब कि ऑप्शन नहीं था। ये
सर जैसे बच्चों का एक कॉमन कंप्लेन है कि सिलेबस आउटडेटेड होता जा रहा है कॉलेज का, तो कोई भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज कैसे अपने सर्कुलर को इंडस्ट्री रेडी रखते हैं? नहीं देखिए, अभी मैंने बात रिपीट भी की है यस कि कोर तो वही रहने वाला है, ठीक है, कोर बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला है। तो टेक्नोलॉजीज तो हर 6 महीने में चेंज होगी। Yes. तो क्या यूनिवर्सिटी हर 6 महीने में सिलेबस चेंज करेगा? ऐसा नहीं, नहीं। आप कोर पे कंसंट्रेट करेंगे। और बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एज अ इंजीनियर हमेशा ये होना चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी क्या है, और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इन कंटेंट्स में है। जो एकेडमिक्स का पार्ट है वहाँ पे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी सिखाई जाती है, और उसके बाद आप किसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लीजिए। हाँ, जैसे सपोज करिए कि कोई आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा, तो डेटा स्ट्रक्चर में या लिंक लिस्ट पढ़ा, तो आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपकी आ गई। अब उसके बाद उस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अगर आपके पास आ गई है, उसके बाद तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको जैसे सपोज करिए यू आर सिविल इंजीनियर, तो आपको अगर घर का ओवर आउट बनाने आ गया है, फिर उसमें पीओपी लगाइए, फिर उसके बाद उसमें इंटीरियर तो सर हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो ये नई टेक्नोलॉजी इंटीरियर, हाँ, और जो कोर है वो तो कोर रहना ही रहना है भाई। फाउंडेशन नहीं रहेगा तो उस पर आप सजावट कैसे करेंगे? तो आप ये बोलिए कि नहीं सर हम डेटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ेंगे, डेटा स्ट्रक्चर आउट, ऐसा कुछ भी नहीं है। डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम्स, यही सब कोर हैं, उन्हीं सब कोर के हिसाब से हमको बढ़ना है। तो सर मतलब कोर्स सिलेबस की बात कर रहे हैं, हाँ, तो फिर अगर कोई बच्चा है कॉलेज में पढ़ रहा है, तो सिर्फ सिलेबस पे ध्यान दे या फिर अपना एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी स्किल्स पे ज्यादा ध्यान दे? बिल्कुल सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट नहीं, सेल्फ स्टडी मीन्स क्या है? जैसे आज के सिनेरियो में, जैसे अभी हमने पहले बोला कि टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो अभी बच्चों को क्या करना चाहिए? बच्चों को, या हम बच्चों को अपने क्लासेस में सजेशन भी देते हैं कि हमको करना क्या है कि हमको, जैसे सपोज करिए कि आपका सिलेबस का कंटेंट है, आपको लग रहा है कि जैसे सपोज करिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, या कोई और कंटेंट है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो एज अ स्टूडेंट आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन कंटेंट्स को कवर करें। सपोज करिए कि आपका इंटरेस्ट है कि हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल के बारे में जानें, तो नेट्स पे तो डेटा अवेलेबल है, लेकिन उस डेटा से आपको क्लासरूम का माहौल नहीं मिलेगा। तो इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है कि स्वयं पोर्टल पे NPTEL के कोर्सेज हैं, उन NPTEL के कोर्सेज को आप विजिट करिए, वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे IITs NITs के प्रोफेसर्स आपको जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो आपकी खुद की टेक्नोलॉजी और जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनके लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप हर सेमेस्टर कोई एक कोर्स उठा लीजिए, उसको पढ़िए। आप वहाँ पे पढ़ेंगे, अपना एकेडमिक्स पढ़ेंगे, प्लस जैसे कॉलेजेस में ट्रेनिंग्स कराई जाती हैं, उन ट्रेनिंग्स को, जैसे अभी अपने कॉलेज में ट्रेनिंग कराई जा रही है, तो इन हाउस ट्रेनिंग जो कराई जा रही है, वो ट्रेनिंग आपको एकेडमिक्स के अलावा एक एक्स्ट्रा एफर्ट तो दे ही रहा है। उस एफर्ट को आप पुश करिए, उस एफर्ट से आप आगे बढ़िए। तो आपको एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि केवल आप एकेडमिक्स करेंगे तो आपके लिए कुछ फायदे होने वाला है। आपको इन दोनों का बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, और उस हिसाब से आपको मूव करना पड़ेगा। सर आजकल के स्टूडेंट CS स्टूडेंट हैं, उनमें किस स्किल की सबसे ज़्यादा कमी दिख रही है? स्किल वाइज देखा जाए तो स्किल जो सबसे बेसिक कमी क्या है कि वो प्रॉब्लम CS नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी की तरफ वो जा ही नहीं रहे। मीन्स हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। हमको सपोज करिए कि कोई कोड बनाना है, तो हम उसको स्क्रैच से काम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमको किसी कोडेक्स पे, कहीं पे हमको AI के हेल्प से कुछ डेटा मिल जाए, उस डेटा को हम अमेंड करके बोलें कि ये मेरा प्रोजेक्ट है। नहीं, अगर आप उसको स्क्रैच से बनाएंगे, भले ही छोटा प्रोजेक्ट हो, तब आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ेगी, और तब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, तब आप कुछ चीज़ों जान पाएंगे, कुछ चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। तो जो बच्चे जिनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ठीक है, और जो अब AI की मदद ले रहे हैं, वो आज के सिनेरियो में बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं। और जो केवल अब हमको सपोज करिए कि एक प्रोजेक्ट बनाना है, हमने AI की मदद लिया, उसमें थोड़ा बहुत चेंज किया, प्रोजेक्ट बन गया, तो उनके लिए कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि यू हैव टू डेवलप दी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, वो डेवलप करना बहुत जरूरी है। सर जैसे AI टूल की बात हम लोगों ने किया है अभी, तो बहुत सारे AI टूल जैसे कोपायलट हैं, जेमिनी कोड असिस्टेंट है, तो ये क्या सर मतलब AI मतलब जो भी कुछ है, मतलब जो भी कोड होता है, मतलब कोड में बच्चे कोडिंग में जाते हैं, मतलब कोड करते हैं जाके कंपनी में, तो क्या फ्रेशर्स की जॉब वो खा जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। फ्रेशर्स आप जैसे समझिए, आप वी आर इंजीनियर्स, हम इंजीनियर्स हैं, तो अब नॉर्मल AI अभी डे टू डे यूज़ हो रहा है, उस AI में भी जब हमको कोई, आप सपोज करिए कि आप ChatGPT से बोलेंगे हमको लेटर लिख के दे दो,
तो वो लेटर लिख के दे तो रहा है, लेकिन तब भी अमेंड करने के लिए तो आपको अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर। अगर आप वो अपना दिमाग बिल्कुल गायब कर देंगे तो वो जो लेटर चैट जीपीटी लिख के दे रहा है वो आप कहीं प्रेजेंट करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उसी तरीके से कोडिंग में भी जो चैट जीपीटी आपको कोड लिख के दे रहा है तो 100% रेलेवेंट थोड़ी ना है वो, आपको उसमें अपना दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। तो दिमाग लगाने के लिए कोई पर्सन ही तो चाहिए होगा। तो एआई जॉब्स नहीं खा रहा है। और बेसिक पॉइंट ये है कि हम अपने स्टूडेंट्स को बोलते भी रहते हैं कि जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे सपोज करिए कि अभी लार्ज लैंग्वेज मॉडल चल रहा है या ट्रांसफॉर्मर बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ चल रही हैं, तो वो ट्रांसफॉर्मर बेस्ड टेक्नोलॉजीज़, ऐसा मेरा मानना है कि अभी सिलेबस में उसको इनकॉर्पोरेट करना पॉसिबल नहीं है। तो हम उन टेक्नोलॉजीज़ पे अगर थोड़ा बहुत भी जान जाएं तो हमारे लिए एज अ इंडियन स्टूडेंट हमारे लिए बड़ा फ़ायदा होने वाला है। जैसे एक एग्जांपल आपको देते हैं कि ई कॉमर्स साइट्स इंडिया में पॉपुलर हुई नियर अबाउट 2013-14 में। लेकिन यूएस में कब पॉपुलर हुई? 2004 में। ठीक है, तो अगर 2004 में जो कोई इंडियन स्टूडेंट 2004 का, उसको अगर वेबसाइट बनाना या ई कॉमर्स साइट पे थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा, वो इस समय यूएस में सेटल्ड है या वो एक बहुत बड़े पैकेज पे है। अब उस 10 साल का गैप अगर कवर करके आप देखिए, अब जो बच्चा 2014 में वेबसाइट बनाना सीखेगा, 2004 में बनाना सीखेगा, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। उतने में तो वो एक्सपर्ट हो जाएगा। और वही चीज़ अभी भी है। अभी भी अगर हम जो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स इस समय काम कर रहे हैं, जिन पे ये सारे एआई टूल्स बन रहे हैं, उन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के अगर हम मैथमेटिक्स को समझेंगे तो उस मैथमेटिक्स को समझते हुए हमारे क्या प्लस पॉइंट है कि हम लीक से हट जाएंगे। लीक से हटने का मतलब कि हम वो 2% लोग में आ जाएंगे जो ये चीज़ें जान रहे हैं। जैसे बहुत सी चीज़ें बायो इन्फॉर्मेटिक्स की हैं जो कि लैंग्वेज मॉडल्स पे काम कर रही हैं। तो बच्चों, ये सजेशन है कि आप थोड़ा सा टेक्नोलॉजीज पे आइए। जैसे एक बात हम बच्चों से बोलते रहते हैं कि एक 2017 में पेपर आया था गूगल ब्रेन का, अटेंशन ऑल यू नीड। उस पेपर ने इस कंप्यूटेशनल इन्वायरमेंट को बहुत चेंज कर दिया। हाँ, तो उस पेपर को सबको पढ़ना चाहिए। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से जितने बच्चे विजिट करेंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम उस पेपर को डाउनलोड करिए, उस पेपर को पढ़िए, उस पेपर को समझने की कोशिश करिए। वो पेपर आपके लिए एक ग्रोथ देने की कोशिश करेगा। ओके सर, सो प्लीज़ जाके पढ़िए आप लोग जो सर कह रहे हैं। तो फिर हमारा अगला क्वेश्चन है सर, जैसे आपने कहा कि इंडस्ट्री मतलब वो जॉब नहीं खा रहा, एआई नहीं खा रहा, तो इतनी ले ऑफ और रिसेशन क्यों आ रहा है? नहीं, ले ऑफ और रिसेशन का कारण ये है कि थोड़ा सा जो मेरा मानना है थोड़ा सा कि आपको समय के साथ थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। समय के साथ बदलाव करते रहिएगा। और अगर आपके पास सपोज करिए कि एक कंपनी में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस ले ऑफ का ये मतलब थोड़ी ना हो कि वो आदमी एकदम बेकार हो गया। सपोज करते हैं कि सपोज एक कंपनी है जो पूरा आउटसोर्सिंग करती है और वो केवल मान लीजिए कुछ डिजिटल राइटिंग का काम कर रहा है। तो डिजिटल राइटिंग का काम अगर आपसे करवा रहा है तो जाहिर सी बात है वो एआई कर लेगा। हाँ, तो आपकी जॉब जाने वाली है। आपके अंदर अगर स्किल है तो आप सपोज करिए कि आप जॉब कर रहे हैं तो किसी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंडेंसी आपकी थोड़ी ना है। आपके अंदर स्किल है तो ले ऑफ्स का मतलब ये थोड़ी ना, सपोज करिए इन्फोसिस ने या XYZ किसी कंपनी ने 2000 एम्प्लॉयज़ को निकाला, तो अगर आप ये सर्वे करिए कि क्या 2000 एम्प्लॉयज़ खाली बैठे हैं, नहीं, ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं तो सेट ही कर रहे हैं। तो ये मतलब थोड़ी ना, अब वो उनका डोमेन खत्म हो रहा है तो वो किसी और डोमेन में शिफ्ट तो होंगे ही होंगे। हाँ, तो आपका जो स्किल है वो बेकार होने वाला नहीं है। तो सर जैसे कि बच्चे बीटेक करते हैं, बहुत सारे बच्चों की CGPA नीचे गिर जाती है, मतलब 6-7 के करीब चली जाती है। तो क्या वो बच्चे स्किल सीख के एक 9 CGPA वाले को बीट कर सकते हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है कि वो 9 CGPA वाला जो बच्चा है वो केवल उसके पास अगर 9 CGPA है तो वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। 9 CGPA के साथ उसके पास कुछ प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, 9 CGPA के साथ उसके पास कोई स्किल होना चाहिए। अब अगर कंपैरिजन किया जाए कि एक बच्चा है जिसके पास 9 CGPA है, एक बच्चा है जिसके पास 6 CGPA है लेकिन 3 प्रोजेक्ट्स हैं, लीड कोड में बहुत सा उसका रैंक है, हाँ, हैकर रैंक पे उसका रैंक है, तो वो बच्चा इस 9 CGPA वाले बच्चे से ज़्यादा ग्रो करेगा मार्केट में। और एक एडवाइस कि जिनका भी सपोज करिए कि जिनका एकेडमिक्स बैकग्राउंड थोड़ा ठीक है, उनके लिए एडवाइजेबल ये है कि केवल CS के बच्चों के लिए नहीं, कि आप गेट की प्रिपरेशन ज़रूर करिए।
और गेट का एग्ज़ाम जरूर दीजिए। सबको गेट का एग्ज़ाम देना चाहिए। वो एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो आपके नॉलेज को टेस्ट करता है कि आपका टेक्निकल नॉलेज कितना है। और अगर आपका गेट स्कोर कार्ड आपके CV में है तो इस पार्ट से तो बिल्कुल क्लियर हो गया एज अ सपोज करिए इंटरव्यूअर को कि इस बच्चे का एकेडमिक्स क्लियर है, इस बच्चे का कोर सब्जेक्ट क्लियर है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक गेट स्कोर कार्ड है। तो जिसका CGPA अगर ठीक है तो उसको तो, या जिसको लगता है कि हाँ मैं तो इन सब्जेक्ट्स में थोड़ा टेक्निकली साउंड हूँ, तो मैक्सिमम बच्चे करते क्या है, टेक्निकली साउंड होते हैं लेकिन गेट का फॉर्म ही नहीं भरते हैं। यस सर। तो जरूरी क्या है, पिछली बार अटेम्प्ट मतलब जो भी थर्ड ईयर में थे वो दे सकते थे लेकिन तो फॉर्म ही नहीं भरे। तो आप अगर टेक्निकली साउंड हैं, आप इतने क्लासरूम्स में मेहनत किया है, आपने इतना लेबर किया है, पेन किया है, तो आपके पास डिग्री के अलावा एक सर्टिफिकेट तो होना चाहिए कि आई हैव क्वालिफाइड एन ऑल इंडिया रैंक इन दिस गेट एग्जामिनेशन या प्रेस्टिजियस गेट एग्जामिनेशन। हाँ, उसको क्या बोला जाएगा कि गेट स्कोर, बीटेक तो बीटेक की डिग्री है और साथ ही साथ आपके पास गेट स्कोर कार्ड है, ऑल इंडिया रैंक सपोज 2000। तो आपकी वैल्यू है। बिल्कुल सर, पता चल रही है कि ऑल इंडिया रैंक में आप 2000 के अंदर बीट कर रहे हैं। तो ये एक एकेडमिक्स में जिनका स्ट्रांग है, जो एकेडमिक्स को थोड़ा सा फोकस करते हैं, जो बच्चे ज़्यादा क्लासेस करते हैं और उनका एकेडमिक्स अगर ठीक है तो उनको गेट के एग्ज़ाम की तरफ मूव करना चाहिए। एक पॉइंट और हम ऐड करना चाहेंगे कि जैसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि गेट का सिनेरियो तो एक है, अगर आपके अंदर पंक्चुअलिटी है, एज अ स्टूडेंट अगर आपके अंदर पंक्चुअलिटी है और आप क्लासेस कर रहे हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे सपोज करिए कि आपने मेरी DSTL की क्लास की, अब DSTL की क्लास में जो कंटेंट हमने बताया है वो कंटेंट आपने क्लास में ही ख़त्म कर लिया है, तो फिर 4:30 के बाद या जब भी आपका लेक्चर ओवर हो रहा है तो फिर आप अपने स्किल पे काम कर सकते हैं। अब आपने क्लास ही नहीं किया है, आपको कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है, तो अब आपको ना आप स्किल सीख पाएंगे ना आप एकेडमिक्स में रह पाएंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपकी पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। आप जो सिस्टम बनाया गया है वो सिस्टम बहुत बुद्धिजीवी ने मिलकर बनाया होगा, ऐसा तो है नहीं हाँ कि वो कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाया होगा। हाँ, तो एकेडमिक्स को अगर आप आगे लेके चल रहे हैं और क्लासरूम्स में अगर आप हैं, दूसरी बात, अगर आप क्लासरूम्स में हैं तब आपको समझ में आएगा कि सपोज करिए कि इस कॉलेज की बात कर रहे हैं कि आप क्लासरूम्स में हैं तो आपको समझ में आ रहा है अच्छा ये बच्चा KIF में इन्वॉल्व हो रहा है, इस बच्चे ने, जैसे सपोज करिए आप लोग हैं, आप लोगों ने एक स्टार्टअप डाला है, इस बच्चे, आप क्लासरूम में नहीं आएंगे तो आपको पता क्या चलेगा। बिल्कुल सर। हाँ, तो आपको ये भी पता चलेगा कि आप स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। हाँ, तो आपको एकेडमिक्स आपका तो एक्सप्लोर होगा ही होगा, साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि अच्छा ये इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे, या ये गेट की प्रिपरेशन कर रहा है, या इसने ये इंटरव्यू दिया है, तो आप उस तरीके से उस चाल में आएंगे। और एक चीज़ ये भी है कि इंजीनियरिंग कोई 100 मीटर का रेस नहीं है। बिल्कुल, इंजीनियरिंग क्या है, इंजीनियरिंग मैराथन है। तो आपको लगातार निरंतर लगे रहना पड़ेगा। आप ये समझिए कि हम 10 घंटा एक दिन पढ़ लेंगे, सब कुछ कवर कर लेंगे, नहीं, आप रोज आप आधा घंटा एक कंटेंट को दीजिए, जाहिर सी बात है आप उसमें क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो एज अ इंजीनियर अगर आपने अपना प्रोफेशन चुना है तो आपको इस मैराथन में चलना पड़ेगा। हाँ, आप ये चाहेंगे कि हम 100 मीटर रेस है हम उसको तेज़ी से निकाल लेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दूरी बहुत लंबी तय करनी है। सर एज ए इंजीनियर मतलब समझिए देश के फाउंडेशन है आप, देश के फाउंडेशन है, तो आपको 100 मीटर थोड़ी दौड़ना है। बिल्कुल सर, आपको कितना दौड़ना है, आपको 50 किलोमीटर दौड़ना है। तो आप तेजी का अगर कहेंगे हम तेजी से निकल जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ। बिल्कुल सर। सर आज के मान लीजिए कोई 3rd ईयर या 4th ईयर का बच्चा ये पॉडकास्ट देख रहा है, तो वो कौन सी स्किल ऐसे सीखे जो प्लेसमेंट में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हो? प्लेसमेंट में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है अपने प्रेजेंटेशन का। हाँ, जैसे जो पार्ट मिसिंग है वो पार्ट मिसिंग यही है कि बच्चा अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा है। जैसे कभी कभी बात होती है इंग्लिश की या हिंदी की या किसी भी लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं, लेकिन अपने आप को प्रेजेंट तो करने आना चाहिए। बोले सर हम तो हिंदी मीडियम से, हमको इंग्लिश नहीं आती है। अरे भाई, तो हिंदी में तो बोल के देखो पहले, उसमें एक्सप्लेन करके दिखाइए। आप अपने आप को, ये सपोज करिए कि बच्चों के अंदर क्या होता है कि बच्चों को अगर 40 बच्चों के सामने खड़ा कर दिया जाए और बोला जाए कुछ एक्सप्लेन करो, जरूरी थोड़ी इंग्लिश में एक्सप्लेन करो, हिंदी में अपने आप को प्रेजेंट करके देखिए, तो वो प्रेजेंटेशन पावर कहीं ना कहीं मिसिंग है जो कंपनीज में चाहिए होता है। उससे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको सेकेंड ईयर से CS के बच्चों के लिए कि 3rd सेमेस्टर से ही आपको हैकर्स रैंक, लीड कोड और भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन प्लेटफॉर्म्स में आपको अपना अकाउंट बनाना चाहिए।
उसमें रोज़ कुछ ना कुछ परफॉर्म करना चाहिए। उसमें जब आप परफॉर्म करेंगे तो आप 3 साल में आपका वो प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और उस प्रोफाइल से ही आपको कंपनीज ले लेंगी, आपको कहीं विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अपना प्रोफाइल स्ट्रांग तो करिए। हाँ, आप गिटहब पे जाइए, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाइए, उन प्रोजेक्ट्स को जब काम करेंगे तो आपकी वो प्रोफाइल में दिखेगा, तो अपने आप ही कंपनी आपको एनरोल कर लेगी या ले लेगी। कि सपोज करिए आपका प्रेजेंटेशन पावर उतना बढ़िया नहीं है लेकिन आपके पास इतना बड़ा स्किल सेट है, तो वो प्रेजेंटेशन इरेलेवेंट हो जाएगा, फिर आपका स्किल देखा जाएगा, आपका जो नॉलेज है वो टेस्ट किया जाएगा। हाँ, तो आपको अपना एक दायरा रखना पड़ेगा कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कितना विजिबल हैं। आप देखिए, एक बच्चा एकेडमिक्स में सपोज करिए मेहनत कर रहा है, 70% नंबर, उसके पास एक गेट स्कोर कार्ड है, उसका हैकर्स रैंक में रैंक है, हाँ, उसका लिंक्डइन प्रोफाइल बढ़िया है, उसके गिटहब पे 8-10 प्रोजेक्ट्स बनाया हुआ, उसको कैसे नहीं नौकरी मिलेगी? बिल्कुल सर। हाँ, अपना लिंक्डइन पे अपडेट होते रहिए, उसको नौकरी मिलनी ही मिलनी है। हाँ, अब आप कुछ भी मत करिए, आप बोलिए कि सर मेरा तो इसका 70 है, मेरा 78% नंबर है, हमको कुछ नहीं मिला। तो ना आपके पास गेट स्कोर कार्ड है, ना आपने गिटहब पे कोई काम किया है, ना आपने हैकर्स रैंक या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे आपने अपना अकाउंट बनाया है और उस पर कंटिन्यूस मेहनत की है। आपको CS के स्टूडेंट को DSA पे बहुत मेहनत करनी है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। मतलब क्योंकि आपको कोर डेवलप करना है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को अपने आगे लाना। हम बार बार प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बार बार बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उस एबिलिटी को ही डेवलप करना है हमको। फर्स्ट ईयर में C पढ़ते हैं तो C में आपको कुछ बेसिक प्रोग्राम्स आप बनाते हैं, जैसे सपोज करिए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का बना रहा है, तो आप बोलिए कि वो तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो ChatGPT ऐसे ही कर देगा। तो वो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जब आप प्रोग्राम बनाते हैं, उस सिनेरियो को जब आप समझते हैं, तब आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ती है। तो वो आपको इन्हेंस करेगा, वो आपको बताएगा। बोलिए सर नहीं हम ये टेक्नोलॉजी सीख लेंगे, तो टेक्नोलॉजी तो आज सीखे हैं, 3 महीने का कोर्स किया, अगले महीने चेंज हो गया। बिल्कुल। तो आपके अगला प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपके अंदर आएगी? नहीं आएगी। तो आपको हमेशा अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पे काम करना है कि हम स्क्रैच से किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकें। मतलब अगर आप स्टूडेंट मतलब कहना चाहते हैं सर कि कोई भी स्टूडेंट है तो वो ChatGPT और AI की मदद ले पर कम ले, नहीं बुक भरपूर मदद ले, पूरी मदद ले, उस कोड को देखे, लेकिन उस प्रॉब्लम को, जो उससे थोड़ी सी छोटी प्रॉब्लम को अगर वो अपने आप को देख सके कि क्या हम उसको स्क्रैच से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, खुद टैकल करने की कोशिश करें। खुद टैकल करने की कोशिश करिए, खुद उस कोड्स को जनरेट करिए और उसके बाद आप AI की मदद लीजिए। आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर जाएंगे। मतलब AI को सर एज अ टीचर की तरह एज अ गाइड की तरह यूज करिए, उसको अपने आप पर थोप मत लीजिए। हाँ, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको फ्रीलांसिंग का जॉब जो करते हैं, तो जो स्किल सेट है जिसके पास, वो समझिए कि उनके पास फ्रीलांसिंग की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं। इस टाइम पे तो सर, और जब से इंटरनेट का आया तो फ्रीलांसिंग की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है, उस पर वो काम कर सकते हैं। सर अब हम थोड़े स्टूडेंट के मेंटल प्रेशर पे चलते हैं, जैसे बहुत सारे असाइनमेंट, अटेंडेंस और प्रोजेक्ट का उनके ऊपर प्रेशर होता है, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें वो? क्योंकि कॉलेज ही देखा जाए तो कम से कम 7 घंटे तो सर कॉलेज चलते हैं, उसके बाद आने जाने में, ट्रैवलिंग में बच्चों का, क्योंकि इंजीनियरिंग है, कॉलेज है, तो कम से कम बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं, तो अपने टाइम को कैसे मैनेज करें? टाइम मैनेज करने का मतलब ये है कि जब एडमिशन लिया तभी ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि, या तभी एक दिमाग में होना चाहिए कि हम एक लंबी रेस पे जा रहे हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो पंक्चुअल रहेगा उसको ये प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। फैक्ट ये है कि जो पंक्चुअल है, जैसे सपोज करिए एक सेकंड ईयर का बच्चा पंक्चुअल है, यस सर, अब वो सेकंड ईयर का बच्चा क्लास कर रहा है, उसका एकेडमिक्स ठीक है, वो अभी सपोज करिए ट्रेनिंग चल रहा है, ये 3 घंटे में ट्रेनिंग कर रहा है, सीख रहा है, सब कुछ कर रहा है, वाइंड अप कर लिया, यहाँ पे वाइंड अप किया, घर पे गया 1 घंटा प्रैक्टिस किया, घर पे गया 1 घंटा अपना एकेडमिक्स का देखा, तो 2 ही घंटा तो देना है। लेकिन अब उसको आप आज नहीं कल करेंगे, तो उसको आप अगर बढ़ाते जाएंगे ना, तो आप स्किल सेट सीख पाएंगे और ना आप अपने सिलेबस को कवर कर पाएंगे। मतलब बैकलॉग क्रिएट नहीं करना है। तो बैकलॉग कब आएगा? जब आप कुछ पढ़े ही नहीं रहेंगे। यस सर। हाँ भाई, अगर पासिंग मार्क देखिए, पासिंग मार्क कितना है 30%, 33%, 40%।
तो अगर आप इंजीनियरिंग में तो 30% 40% भी या 30% भी आप नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने एकेडमिक्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। तो अब वो आपकी गलती है, आप वो इस पूरे सिनेरियो को मत दोष दीजिए। और एज ए इंजीनियर या इंजीनियरिंग का स्टूडेंट जो होता है वो ये सारी चीज़ें आपको इस रियल लाइफ वर्ल्ड को टैकल करने के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होती है। जब आपके पास इतना काम रहेगा, वो आज के ज़माने में वो वही इंसान सुखी है जिसके पास काम है। Yes, sir. और जिसके पास बहुत काम है। हाँ, तो अगर आप डे 1 से, जब से आपसे इंजीनियरिंग में घुसा है तब से आप इस पूरे सिनेरियो को देखिए तो उसके अंदर काम करने की एबिलिटी बहुत बढ़ जाती है एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट। हाँ, उसको सिलेबस भी कवर करना है, उसको असाइनमेंट भी देना है, उसको ट्यूटोरियल भी देना है, प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करना है, अपने स्किल सेट को भी काम करना है। हाँ, गिटहब पे भी काम करना है। तो उसके पास इतना काम है कि उसको काम करने की आदत पड़ जाती है 4 साल में जो करता है, तो वो इंडस्ट्री में इजीली सरवाइव कर लेता है। अब जिसको काम करने की आदत नहीं है वो अपना बर्डन लेता चला जाता है, वही सब्जेक्ट 4 बार पढ़ता है। हाँ, तो जब स्किल सीखने का समय था तब वो मैथ 2 पढ़ रहे हैं। हाँ, जब स्किल सीखने का समय है तब तो कोई बैक पेपर क्लियर कर रहे हैं। तो इस सिनेरियो को आप पंक्चुअल रहिए, जो हमारे शुरू से चला आ रहा है कि एक विद्यार्थी को क्या होना है। जो विद्यार्थी के 5 लक्षण, उसमें से एक आध लक्षण ही ले लीजिए और पहला लक्षण यही ले लीजिए कि आप पंक्चुअल रहिए। हाँ, आप अपने क्लासेस मिस मत करिए। आप क्लासेस मिस नहीं करेंगे, एकेडमिक पार्ट क्लियर। आप क्लासेस मिस नहीं करेंगे, आपका जो इंटरनल्स का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। हाँ, आप क्लासेस मिस नहीं करेंगे, आप अगल बगल सिनेरियो को देखेंगे, 1 दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, 3 दिन इग्नोर करेंगे, चौथे दिन तो देखेंगे कि यार ये बच्चे क्या कर रहे हैं KIF में, या ये बच्चे कौन सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, या ये बच्चे कौन सा ग्रुप बना रहे हैं। हाँ, तो आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा ये कुछ काम हमको करना, हम भी करें, हम भी ऐसा एक इंटरेस्ट जगेगा। अब आप आएंगे ही नहीं तब तो आपको पता ही नहीं चलेगा, तो आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है ही नहीं। हाँ, तो आप सिस्टम को ब्लेम नहीं दे सकते हैं। आपने अगर 75% अटेंडेंस नहीं रखी है तो आप फिर ब्लेम मत करिए कि बहुत वर्कलोड है, वो वर्कलोड आपने क्रिएट किया है। हाँ, और अगर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट ना हो, अब बच्चे जैसे फ़ोन करते हैं कि सर आज हमको थोड़ा सा कुछ काम आ गया है, या हम आज इस वजह से ही नहीं जाएंगे कि आज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, या तबीयत तो चल सकता है, लेकिन सपोज करिए कि आज वर्ल्ड कप है, फीफा वर्ल्ड कप है, या कुछ ऐसा है, मूवी देखने जाना है, तो अगर उन चीज़ों को आपको साइडलाइन करना पड़ेगा क्योंकि उसके लिए बहुत मौका है। हाँ, अब एकेडमिक्स अगर देखिए 6 सेमेस्टर का अगर या 6 महीने का एकेडमिक्स है तो उसमें आप समझिए कब से शुरू हो रहा है, अगस्त से शुरू हुआ या जुलाई 20 से शुरू हुआ, कब तक जाएगा, दिसंबर तक जाएगा। तो ये तो आपके लिए पैक पीरियड है। अब उसके बाद जब आपका सेमेस्टर शुरू होगा, जब आपके एग्जाम शुरू होंगे तो वैसे ही इतना गैप है, एक पेपर दीजिए 2 दिन का गैप है, आपका सब कुछ तैयार है, तो वहाँ भी आप तो रिलैक्स ही कर रहे हैं। अब आप ये सोच लीजिए कि हम उसी में सब कुछ तैयार करेंगे, तब तो आपके ऊपर बर्डन है। हाँ, तो आपको पंक्चुअल रहना है, और पंक्चुअल रहने के साथ साथ आपको अपनी चीज़ों को पॉइंट वाइज कवर करना है। तो सर आपने हज़ारों स्टूडेंट को आप लोग पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं हज़ारों स्टूडेंट को, तो कौन से ऐसे बच्चे में सिम्टम दिखते हैं जो कि ये लगता है कि हाँ ये बच्चा आगे चल के बहुत सक्सेसफुल होगा लाइफ में? आगे चल के क्या, जैसे एज ए टीचर, जो हम टीचर क्लासरूम्स में जाते हैं तो 3-4 दिन में ही पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा लेबोरियस है, कौन सा बच्चा मेहनत कर रहा है, कौन सा बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो बच्चे जब रिस्पॉन्ड करते हैं, बच्चों के अंदर जब क्यूरियोसिटी रहती है, और जो बच्चे कुछ जानना चाहते हैं अपने अर्लियर क्लासेस में, वो बच्चे अपने लाइफ में ग्रो करते हैं। सपोज करिए कि हमने कोई टॉपिक पढ़ाया, वो टॉपिक आपने पढ़ा, हमने फिर उसके बाद बोला कि अच्छा आप ये ट्रांसफार्मर बेस्ड मॉडल भी पढ़िएगा, ये नई ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी चल रही है। तो अब जिन बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होगी कि अच्छा चलो सर से एक बार पूछते हैं कि सर ये क्या होता है, थोड़ा सा हमको एक हिंट दे दीजिए, थोड़ा सा ये, तो वो जो क्यूरियस बच्चे होते हैं वो केवल एक सर के पास नहीं जाएंगे। जब ट्रेनिंग प्लेसमेंट वाला कोई मान लीजिए ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर क्लास में गए, उन्होंने बताया कोई चीज़, तो उन क्यूरियस होंगे कि अच्छा चलो सर के पास जाते हैं, वो करते हैं। तो उससे होगा क्या कि जो बच्चा वहीं रह गया, वो बच्चा तो कुछ भी नहीं जान पाया। जो बाहर निकला, अपने आप को एक्सप्लोर किया, वो जाना तो कि अच्छा TCS का इंटरव्यू ऐसे दिया जाता है, इन्फोसिस का इंटरव्यू अभी दिया नहीं है, लेकिन उसको ये पता चल गया कि यहाँ TCS का इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, या लीड कोड क्या होता है, या हैकर्स रैंक क्या होता है। तो अगर वो क्यूरियस रहेगा तो आपको अपने पढ़ाई के साथ साथ, अगर आप क्यूरियस हैं, जैसे आप मान लीजिए बहुत ठीक है, आप डे 1 से ही पढ़ रहे हैं, सब कुछ नोट्स बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप क्यूरियस नहीं हैं तो आपके लिए दिक्कत होने वाली है। आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि ये हुआ कैसे,
हाँ, या हमको क्या करना है, या हमारे सीनियर्स जो ये जॉब पाए हैं तो हम कैसे पा सकते हैं जॉब। अगर वो क्यूरियस हैं तो उनके लिए वो हमने देखा है, जो आपने पूछा है कि मेरे 10-12 साल के टीचिंग करियर में हमने इन बच्चों को देखा है कि ये बच्चे ग्रो किए हैं और अभी भी ग्रो कर रहे हैं। बहुत से बच्चे बहुत अच्छी जगहों पे प्लेस्ड हैं, कांटेक्ट में हमारे, बातचीत होती रहती है। हाँ, क्यों? क्योंकि वो क्यूरियस हैं। तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। इंजीनियरिंग आया ही क्यूरियोसिटी से। यस सर। हाँ, अगर कोई सपोज करिए कि एडिसन क्यूरियस ना होते कि क्यों, उनको क्या मतलब था बल्ब बनाना, नहीं क्यूरियस होते, हाँ, तो फिर जैसे सपोज करिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो कोई कुछ बंदे थे वहाँ पे जो क्यूरियस थे। हाँ। तो एज अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट हमको भी, ये हमारे एंसेस्टर्स है। हाँ, जैसे रामानुजन मैथमेटिशियन, ग्रेट मैथमेटिशियन, तो वो हमारे एंसेस्टर्स हैं। तो हमको अपने एंसेस्टर्स की तरह ही हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। हाँ, कि ये चीज़ कैसे काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, क्या हम ऐसे कर सकते हैं, कैसे बनता है, ये क्यों हो रहा है, या कैसे हो रहा है, या क्यूरियोसिटी की क्या, ये सपोज इतना बड़ा सेटअप बना है तो कैसे हम इसको एक्सप्लोर करें, कैसे हम यहाँ एंटर करें, इस क्लब में हम कैसे एंटर करें, इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। जैसे स्टार्टअप्स आए, अब जो बच्चे, जैसे आप क्यूरियस थे, तो आपने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया। सर हम लोग तो प्लेसमेंट में इतने क्यूरियस थे कि प्लेसमेंट हमने जूम मीटिंग पे देखी है कि कैसे मतलब क्या पूछते हैं, कैसे पूछते हैं, क्या तो करते हैं। वो आप देखिए, आपके अंदर क्यूरियोसिटी थी ना, तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी थी, तो आप यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। जो क्यूरियस नहीं है, हाँ, जैसे मान लिया सोच लिया, किसी के दिमाग में आइडिया आया और उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहा है, तो वेस्ट है ना। तो आपको क्यूरियस होना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा और उस चीज़ों तक आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो हम रैपिड फायर क्वेश्चन पे चलते हैं सर। अच्छा। जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोडिंग लैंग्वेज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो सबसे पहले तो बच्चे को सी आनी चाहिए। हाँ, सी अगर आ गई, जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी है, और सी पे अगर वो प्रोग्राम बनाना जान गया है, तो फिर वही एक वर्ड जो हम बार बार बोल रहे हैं कि उसकी एबिलिटी बढ़ी है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, चीज़ों को सोचने का तरीका बढ़ा है। तो जब वो सोच पाएगा ना, तब फिर आप कोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सिंटैक्स चेंज होते हैं। हाँ, या फिर वो कंसेप्ट, जैसे सपोज करिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का आपको कंसेप्ट पता चल गया है, तो आप C++ करिए, जावा करिए। तो आप, मेरे हिसाब से तो सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज तो पहले सी ही है, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को बताई जाती है। और सी पे एक बेहतरीन कमांड होना चाहिए। सी पे अगर आपके पास कमांड है तो फिर हर लैंग्वेज के लिए आप क्यूरियस रहेंगे। फिर वही वर्ड क्यूरियस, क्यों? क्योंकि फिर आप समझेंगे, अच्छा ये हमने सी में ऐसे करते थे, अब यहाँ पे थोड़ा आसान हो गया है, पाइथन में थोड़ा आसान हो गया है। हाँ, या फिर क्लास का कंसेप्ट आया तो थोड़ा सा काम आसान हुआ है। ठीक है, तो पहले तो सी आनी ही आनी चाहिए। सी जब आएगी, उसके बाद आप सुपर इम्पोज कर सकते हैं और चीज़ों को, जावा पे, पाइथन पे, या फिर जो सपोज करिए कि अभी मर्न टेक्नोलॉजीज चल रहा है, या फिर कोई मशीन लर्निंग की टेक्नोलॉजीज हैं, उन पे आप कंसंट्रेट करेंगे। तो आपको पहले सी तो आनी ही चाहिए। सी अगर नहीं आ रही है तो फिर आपके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो बढ़ने वाली नहीं है। तो सर बच्चों को आप MNC ज़्यादा प्रीफर करने को कहेंगे या फिर स्टार्टअप्स? अब ये तो बच्चे के चॉइस के ऊपर है। नहीं, अगर किसी को सर सजेशन देना हो ऐसा नहीं, जैसे क्या है कि स्टार्टअप एक लंबी जर्नी है। यस। हाँ, स्टार्टअप का मतलब क्या है कि स्टार्टअप में जैसे बीटेक में एक टीम बनी, तो ये जरूरी नहीं है कि 6 महीने बाद जब बीटेक खत्म हुआ तो वो टीम रहेगी। हाँ, तो अगर आपके अंदर इतना डेडिकेशन है, हाँ, आपके अंदर इतना कैलिबर है, तो आपको स्टार्टअप की तरफ जाना चाहिए। और यूनिवर्सिटी भी प्रमोट कर रही है। हाँ, यूनिवर्सिटी प्रमोट कर रही है। यूनिवर्सिटी 8th सेमेस्टर में या 7th सेमेस्टर में स्टार्टअप्स के लिए नंबर्स, प्रोजेक्ट्स हैं, स्टार्टअप्स कैसे किया जाए उसके बारे में है। तो स्टार्टअप्स तो हैं, आप सपोज करिए आपके अंदर स्किल है तो आप स्टार्टअप्स पे जा सकते हैं। लेकिन जब आपके पास सपोज करिए कनेक्टिविटी है, आपने आप स्टार्टअप स्टार्ट किया और आप कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, स्टार्टअप्स के लिए बड़ा पेशेंस चाहिए, जैसा मेरा मानना है। हाँ, कि बड़ा पेशेंस चाहिए, एक टीम बॉन्डिंग चाहिए, प्रॉपर रिटन वर्क होना चाहिए कि ये हमारा काम है, ये हमारा काम है, ये हमारा काम है। एक दूसरे पे फेथ चाहिए। फिर उसके बाद आपको इन्वेस्टर चाहिए। अगर इस पॉइंट तक आप 4th ईयर तक पहुंच जा रहे हैं और आपको कॉलेज सपोर्ट करके पहुंचा दे रहा है, तो आप स्टार्टअप्स की तरफ मूव करिए। ठीक है, और अगर आप अपना फ्रीलांसिंग का काम करना चाह रहे हैं, या फिर आपका स्टार्टअप्स नहीं सेटअप हो पा रहा है, या सेटअप भी हो गया, आपकी कहीं MNC में जॉब लग गई, तो स्टार्टअप आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं उसको। yes, हाँ,
तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब वो तो स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे डिपेंड कर रहा है, हाँ, कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जैसे सपोज करिए कि आप लोगों की एक टीम बनी हुई है, तो आप लोगों ने स्टार्टअप बनाया, अब हो सकता है किसी की टीम ना बन पा रही हो, हाँ, या बहुत आइडिया है, टीम नहीं बन पा रही है, तो वो क्या कर सकता है, वो अपना MNCs की तरफ या अपने जॉब प्रोफाइल को स्ट्रांग करे, कुछ समय बाद फिर स्टार्टअप करे। यस सर। सर कॉलेज मतलब कॉलेज में जो भी बच्चे हैं उनको कॉलेज फेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या हैकाथन पे? व्हाट डू यू मतलब क्या प्रीफर करें? नहीं, देखिए ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है। जैसे कॉलेज फेस्ट जो है यस वो भी ज़रूरी है, हाँ, हैकाथॉन्स भी ज़रूरी हैं। कॉलेज फेस्ट आपके ओवरऑल डेवलपमेंट को देखेगा। जैसे सपोज करिए कि आपने फेस्ट ऑर्गेनाइज किया, तो उस फेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में अगर सपोज करिए कि 20-25 लोग इन्वॉल्व हैं, तो उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आएगी। वो कैसे मैनेज करेंगे, वो चीज़ों को कैसे देखेंगे। तो जो शिक्षा प्रणाली बनी है उन चीज़ों पे सब ऐड किया गया है, तो बड़ा सोच करके ऐड किया गया होगा कि एक कॉलेज में एक फेस्ट होना चाहिए, एक कॉलेज में एक क्लब होना चाहिए, हाँ। अब हैकाथॉन्स तो आपका निरंतर प्रयास है। हैकाथॉन्स क्या है कि आपने एक जगह हैकाथॉन दिया, कहीं IITs में हैकाथॉन हो रहा है, उसके लिए अप्लाई करिए। कहीं पे सपोज करिए कि कैगल पे कोई हैकाथॉन हो रहा है, वहाँ पे अप्लाई करिए। तो हैकाथॉन्स तो आप समझिए कि कॉलेज स्पेसिफिक कॉलेज तो एक ही हैकाथॉन कराएगा ना। यस सर। आपको तो निरंतर हैकाथॉन्स पे करते रहना है। जैसे इसरो हैकाथॉन करा रहा है, Yes, sir. तो इसरो हैकाथॉन करा रहा है, तो वहाँ पे आप एक्सप्लोर करेंगे अपने आप को। और ये कॉलेज फेस्ट जो है, ये तो ओवरऑल तो दोनों बहुत जरूरी चीज़ें हैं, Yes, हाँ, और सेम वेटेज रख रही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा बोले कि नहीं सर कॉलेज फेस्ट तो मैंडेटरी पार्ट है, हाँ, ये तो होते ही रहना चाहिए। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर और बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में ये मदद सर स्टेज फियर को भी दूर करता है। यस। सर एक कोई सब्जेक्ट जो हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, चाहे वो CS का हो चाहे किसी भी उसको देखिए, अभी फर्स्ट ईयर ने सिलेबस भी अपडेट किया है। Yes. और फर्स्ट ईयर के सिलेबस में AKTU के फर्स्ट ईयर के मेजर अपडेट्स आए हैं, हाँ। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो डेटा स्ट्रक्चर, वो सबको पढ़ना चाहिए। और बहुत सी यूनिवर्सिटीज सारे ब्रांचेस में वो चलाती हैं। वो सब्जेक्ट एक आपको सबसे पहले तो सोचने का तरीका देगा, और उस सब्जेक्ट को सबको पढ़ना चाहिए। रेलेवेंट मीन्स है CS का सब्जेक्ट, लेकिन उस सब्जेक्ट को सबको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा मैथमेटिक्स तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही है, हाँ भाई, इंजीनियरिंग का मैथ पिता है, हाँ। तो मैथ, जैसे आप सपोज करिए मशीन लर्निंग ही है, तो अगर आपको मैथ नहीं आ रहा है, हाँ, आप अगर स्टैट्स के पार्ट में मिसिंग है, तो वही तो आपको पढ़ना है, हाँ। तो मैथ पहले तो डेटा स्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, उसके अलावा हम मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, इस वजह से हमने इंजीनियरिंग को ऑप्ट किया। तो आपकी जो इंजीनियरिंग मैथ है उस पार्ट को आपको कवर करना है, बिल्कुल, हाँ, और उस पोर्शन को निकालना। जैसा अभी AKTU कर रहा है कि ब्रांच स्पेसिफिक मैथ कर रहा है, जैसे लाप्लास है तो लाप्लास EC के बच्चों के लिए जरूरी है, तो उस स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स तो एक इम्पॉर्टेंट है, प्लस जो एड ऑन है वो है डेटा स्ट्रक्चर। ये सबको पढ़ना चाहिए, ये सब लोग पढ़ें तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद करेगा। ओके सर, कोई एक ऐसा इन्वेंशन जो कि ह्यूमन फंक्शनिंग को चेंज किया हो? एक ऐसा इन्वेंशन जो कि ह्यूमन फंक्शनिंग को चेंज किया, जैसे जस्ट लाइक अ कंप्यूटर्स, ह्यूमन फंक्शनिंग को एकदम रेवोल्यूशन पे ला दिया। तो अगर बेस से स्टार्ट किया है तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा आविष्कार तो पहिया ही था। यस सर, हाँ, उससे बड़ा आविष्कार तो कुछ था ही नहीं, हाँ। हाँ भाई, अगर इन्वेंशंस की बात की जाए तो सबसे पहला आविष्कार जो पहिया जो बना, वो सबसे बड़ा आविष्कार था। अब उसके बाद अगर मॉडर्न डे लाइफ में आया जाए, तो मॉडर्न डे लाइफ में अगर आप देखिए तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी, ये सबसे बड़ा है। लेकिन अब आज के ट्रेंडिंग सिनेरियोस में अगर देखा जाए, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी से सब कुछ इलेक्ट्रिकल से ही आया, इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर कंप्यूटर साइंस, हाँ, ये आया। आज के सिनेरियो में जो जहाँ तक हमने जो अपना रिसर्च वर्क किया है, कि ये जो हमने आपसे बोला कि ये जो कंप्यूटर साइंस का एक ग्राफ बड़ा है, वो ग्राफ का रीज़न ही यही है कि ये जो गूगल ब्रेन का पेपर था जिसमें ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी थी, इस टेक्नोलॉजी ने कंप्यूटर साइंस, जहाँ तक मेरा मानना है कि कंप्यूटर साइंस जिस पेस पे चल रहा था वो 2040-45 तक पहुँचना, उस एक पेपर ने हमको मतलब कि यहाँ पे खड़ा कर दिया, हाँ। तो उसने अभी करंट सिनेरियो में जो ट्रांसफार्मर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जो पेपर है टेंशन ऑल यू नीड, उस पेपर ने बहुत कुछ किया। वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का बेस बना। इस लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स से ही
इतने AI टूल्स निकल के आ रहे हैं और ये AI टूल्स अब मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। Yes, sir. हाँ, तो वो जो पेपर है उस पेपर ने इतना चेंज लाया। हाँ, तो एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट या एज अ नॉर्मल ही कि हमको अगर जानना हो कि हम जहाँ तक हम एक जनरल सिनेरियो की बात कर रहे हैं कि हम जहाँ तक समझ पा रहे हैं वो यही है कि उस पेपर ने बड़ा चेंज लाया। हाँ, तो आज के करंट सिनेरियो में तो हम उस पेपर को मानते हैं। ओके सर। हाँ, कि जो ट्रांसफार्मर बेस्ड टेक्नोलॉजीज आई हैं वो पेपर ने आज के समय में इस सिनेरियो को सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशन लाया। हाँ, इस करंट सिनेरियो में। Okay. क्योंकि अभी तो बात किसकी हो रही है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की बात हो रही है, अभी प्रोटीन लैंग्वेज मॉडल आ गया, अभी प्रोटीन इंजीनियरिंग चल रहा है, तो सब कुछ किसकी मदद से है, वो जो ट्रांसफार्मर बेस्ड टेक, उससे पहले क्या टेक्नोलॉजीज नहीं थी, उससे पहले भी टेक्नोलॉजीज थी, LSTM बेस्ड मॉडल्स थे या और मॉडल्स थे। हाँ, लेकिन सेल्फ अटेंशन भी पहले ही आ चुका था, लेकिन उस सेल्फ अटेंशन को यहाँ इंप्लीमेंट किया गया और एक मॉडल बनाया गया, उस मॉडल ने इतना रेवोल्यूशन लाया। तो ये ट्रांसफार्मर बेस्ड टेक्नोलॉजी जो है इसको कंप्यूटर साइंस के बच्चों को तो देखना ही चाहिए। अभी वो करिकुलम में ऐड नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी उस पर काम चल रहा है, उस पर रिसर्च वर्क चल रहा है, लेकिन हम उस एज अ क्यूरियोसिटी फिर हम अब 2017 में पेपर आया था, 2026 उसको भी आए 9 साल हो गया। हाँ, और इस 9 साल में देखिए कितना बड़ा गैप, कितना कुछ चेंज हो गया। बहुत सारे चेंजेस आ गए। हाँ, चैट GPT, पहले गूगल एक छत्रराज था। हाँ, हाँ, सब कुछ गूगल पे ही था। जैसे ये लैंग्वेज मॉडल्स आए, क्या किया इसने गूगल का मार्केट डिस्टर्ब किया। गूगल भी उसी पैटर्न पे आया। जैसा जेमिनाई उसी ने लॉन्च किया, उस पैटर्न पे आया। ठीक है, तो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल और ये जो सपोज करिए कि कुछ टेक्निकल वर्ड जैसे वो जो कंटेक्चुअल एम्बेडिंग्स वो जनरेट कर रहा है, तो उस वजह से ये चीज़ें बड़ी आसान हुई। तो आपने जो 2004 से लेकर 2008 तक जिस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा, आज का बच्चा जो 2026 में है वो बीटेक कर रहा है, वो भी सेम टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, टेक्नोलॉजी तो बहुत चेंज हो गया। पहले तो PHP था या फिर विजुअल स्टूडियो पे हम लोग काम करते थे। अब आजकल का बच्चे के पास मशीन लर्निंग के इतने कंसेप्ट्स हैं। हाँ, या फिर आप समझिए कि डीप लर्निंग के कंसेप्ट्स हैं, तो वो हम लोग के समय थोड़ी नहीं था। हम लोग तो विजुअल स्टूडियो पे काम करने वाले लोग थे। हाँ, या आप समझिए कि C# पढ़ रहे थे हम लोग। तो आज कंसेप्ट लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का था। हाँ, तो आज का बच्चा वो टेक्नोलॉजी थोड़ी नहीं पढ़ा। हाँ, जो आप बोलना चाह रहे हैं कि कोर वही पढ़ रहा था। हाँ। तो कोर अब ये समझिए कि हमने वही कोर पढ़ा। आज के समय में टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, तो क्या हम उसको अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं? हम क्यों अडेप्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है। उस किसने दिया? उस कोर ने हमको वो दिया एबिलिटी कि हम कुछ भी सीख सकते हैं। हाँ, मीन्स प्रोग्रामिंग के रेफरेंस में अगर हमको स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता है तो हम कुछ भी हाँ, अच्छा ये है, अच्छा ये ऐसा होता है, मशीन लर्निंग में ये चीज़ें आई। तो हमने तो अपने बीटेक में नहीं पढ़ा था, लेकिन अभी अब उसको अडेप्ट तो करना है। तो वो अडेप्शन कैसे होगा? जैसे अभी मेरी तो बात तो छोड़ दीजिए, अभी बहुत से ऐसे NITs के IITs के प्रोफेसर्स हैं जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल में क्लासेस ले रहे हैं या फिर जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की क्लासेस ले रहे हैं। तो क्या उन्होंने अपने बीटेक में पढ़ा था? नहीं, लेकिन उनका कोर इतना मजबूत था कि वो उसको अडेप्ट कर पा रहा है। फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। आपका अगर फंडामेंटल नहीं क्लियर है, अगर सपोज करिए कि कोई बच्चा उसको अब अल्फ़ाबेट्स के बारे में नॉलेज नहीं है, तो अब कुछ भी आ जाए, कोई भी वर्ड चेंज होता रहे, बोलिए कि सर पहले हम लोग F फॉर फ्रॉग पढ़ते थे, अब F फॉर फिश पढ़ रहे हैं, तो उसमें कोई बेसिक अंतर थोड़ी आने वाला है। हमको अपने क्या करना है? हमको अपने कोर पे हमेशा कंसंट्रेट रहना है। तो एज अ एकेडमिशियन, एज अ रिसर्चर, हम यही बात बोलना चाहेंगे कि हमको अपने कोर पे कंसंट्रेट रहना है। कोर जब तक हमारा ठीक रहेगा, उसके बाद हम लोग नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर सकते हैं। एक ऐसा सजेशन जो आप, कोई बच्चा है जो इररिलेवेंट ऑफ किसी भी डिपार्टमेंट का है, किसी भी बैच का है, जरूरी नहीं वो इंजीनियर कर रहा हो, फार्मेसी कर रहा हो या लॉ कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, उसको कोई एक सजेशंस उसके फ्यूचर के लिए? तो हर फील्ड में आपको क्या रहना पड़ेगा? आपकी क्यूरियोसिटी डेवलप होती रहनी चाहिए। अगर क्यूरियोसिटी डेवलप नहीं है तो फिर वो मिसिंग पार्ट है। तो एज ए स्टूडेंट हमेशा क्या है कि क्यूरियस रहिए और अपने कंटेंट के प्रति तो और क्यूरियस रहिए। ये हमारा एक सजेशन है एज अ टीचर टू अ स्टूडेंट इररिलेवेंट ऑफ द ब्रांच। सर यहीं पे हम एंड करना चाहेंगे। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।